तो पहले बच्चों अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का ऑल्टरनेटिव मेथड। तो जो पहले वाला मेथड था वो तो आपने 360 बाय थीटा से पढ़ा ही था, है ना। लेकिन अब इसके बाद एक बहुत अच्छा तरीका जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। आइए जरा देखिए क्या होता है। ये मेरा M1 है प्यारे बच्चों, ये मेरा क्या है M2 और ये रहा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल अल्फा बनाता है और ये एंगल क्या बनाता है बीटा। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने का जो मेथड है प्यारे बच्चों वो ये होता है कि पहले M1 बनाओ फिर M2 लिखो। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट अल्फा पर है तो इसकी जो इमेज बनती है प्यारे बच्चों पहले अल्फा पर बनती है और इसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है बीटा पर बनती है। बस इतना याद रखना है अपने को। तो ये अल्फा पर और ये किस पर बीटा पर। फिर इसके बाद दोनों के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा है प्यारे बच्चों, ऐड करते हैं तिरछा करके ऐसे। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये ऐड करेंगे तो क्या अल्फा प्लस 2 बीटा और क्या फिर ये अल्फा प्लस बीटा। फिर इसमें ऐड कीजिए ये आगे से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और ये इसमें ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सब ऐसे करके लिखते चले जाइए और ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि ये वाली वैल्यू 180 या 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन, नॉट मोर देन। क्लियर है। अगर ये वाली वैल्यू इससे इसके बराबर या इससे ज्यादा आ जाएगी तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। बस बाकी का आसान सा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर ऑफ इमेजेस क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। अब एग्जांपल से समझाता हूँ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये 2 मिरर है हमारे बच्चों और इसके बीच का एंगल, हाँ जी, ये है बेटे 32, ये है 40 डिग्री। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है M2। मुझसे कह रहा है नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने में ये M1 ये M2। M1 कितना बनाएगा 32 डिग्री, तो पहली इमेज आ गई। दूसरी इमेज कहाँ पर आ गई 40 डिग्री पर। क्या बच्चों दोनों का सम क्या 72 डिग्री आ गया। हाँ जी, ये कितना आ गया सर 2 2 4, ये आ गया 10। इधर इसको ऐड करेंगे तो कितना आया बेटे सर इट इज कम्स आउट टू बी यस 2 ये रहा और मेरे पास ही आ जाएगा हाँ जी 114 112 और फिर इसके बाद फिर ये कितना है 72 है। तो बेटे कितना आ गया 2 2, ये आ गया 4 और ये मेरे पास आ गया 184। ओके, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ गया है 176। ओके, क्या बेटे ये वाली वैल्यू क्या ग्रेटर देन 180 है तो इसको नेगलेक्ट कर दो। काउंट करो नंबर सर 1 2 3 4 और 5। तो आंसर कितना हो गया द नंबर ऑफ इमेजेस इज 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 2 सवाल में इसके और आपको करा दूंगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रैक्शन होता है तो भी अप्लाई होता है और सबसे बड़ी बात याद ही नहीं रखना होता कि n-1 था, n था, अल्फा बराबर बीटा था, बीटा बराबर नहीं था। सीधे सीधे आप इसे क्या करेंगे पहले बच्चे अप्लाई करेंगे। बस ध्यान रहे जैसे ये वाली वैल्यू 180 या 180 से ज्यादा आ जाएगी तो उसको क्या करेंगे काउंट नहीं करेंगे। फिर बच्चों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये क्या हूँ M1 कहूँ, इसको M2 कहूँ। ये वाला एंगल 36 तो ये कितना हुआ 36, तो ये भी कितना हुआ 36 और फिर हाँ जी इसके बाद ये कितने डिग्री 72 डिग्री कितना है 108। ये भी सम करेंगे 108 और फिर कितना है ये फिर 72 आया तो ये कितना है तो ये 180 ये भी कितना है 180। तो इसका मतलब ये काउंट नहीं करेंगे तो आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 यानी इमेजेस कितनी बनेंगी सही इमेजेस बनेंगी 4। अच्छा ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, आप उसको फार्मूले से भी आप कर चुके हैं, लेकिन इस वाले मेथड से भी आप देखना देखो आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और देखते हैं पहले। अच्छा इसमें एक स्पेशल केस है, ध्यान दें क्या स्पेशल केस है सर जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी ये M1 है, ये प्यारे बच्चों M2 है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अब ये वाला एंगल बेटे 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। क्लियर। हम मुझसे पूछा नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करो। अब देखो बेटा अगला सवाल M1 M2 इसके बीच के एंगल टोटल 60 डिग्री और ये कितना है 30 30। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ इमेजेस क्या करो कैलकुलेट। यस M1 और M2 ये 30 पर है तो पहली इमेज 30 पर बनेगी, ये 30 पर है तो इमेज 30 पर बनेगी। हाँ जी
फिर ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये 90, ये कितना 90, और फिर भी आप ये 60, तो क्या ये 150 और ये 150। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस 150 और 150 और बेटे 60, अगर इन तीनों का सम, किन तीनों का सर 150 150 और प्लस 60 का सम बेटे 360 आ जाए। क्या आ जाए 360। तो इन दोनों को दो केस में कंसीडर करते हुए केवल एक ही इमेज कंसीडर करते हैं, क्योंकि बेटे दोनों इमेज क्या कर जाते हैं एक्चुअल में कॉन्साइड कर जाते हैं। तो जरा अब बताओ कितनी होगी टोटल। सर टोटल होगी 1 2 3 4 और इसकी एक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज 5। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे कोई इंटीजर हो, चाहे इवन हो, चाहे कोई ऑड वैल्यू हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आइए फटाफट से देखें। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है वीएम है, और आपसे जो इसका वीआई यानी कि इमेज है, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछा है। अच्छा, ये सभी जानते हैं कि जितने डिस्टेंस पर क्या होता है ऑब्जेक्ट मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर क्या बनती है इमेज, बस साइन क्या होता है इसका अपोजिट। तो जो वीएम होता है दैट वीएम इज इक्वल टू वीओ प्लस वीआई बाई 2 होता है, और ये वेक्टर फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू किसके साथ पुट करते हैं साइन के साथ। और ये जो वेलोसिटी जो दे रहा होगा वो ऑब्जर्वर होगा जो कहाँ पर खड़ा होगा, जो कि ग्राउंड पर खड़ा होगा। क्लियर है। आइए करते हैं सवाल, उससे समझते हैं प्यारे बच्चों। तो बेटे क्वेश्चन देखें फटाफट से इसके ऊपर। ये एक मिरर है, मिरर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा है वी आई निकालो, वी आई ओ निकालो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। बेटा सबसे पहला काम, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन को क्या मानेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से जो वी होगा दिस वी ओ इज इक्वल्स टू +10, ओके, दिस वी एम इज इक्वल्स टू पहले बच्चों +2। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, वी एम बराबर 0 प्लस हाँ जी वी आई बाई 2। हाँ बेटे यहाँ से कितना आ गया सर 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस वी आई बाई 2, so this vi is equals to 4 minus 10 से क्या बच्चों आएगा -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर पर सेकंड मतलब इधर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि जो इमेज है वो इधर की तरफ जा रही है कितने से 6 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है। अब मुझसे पूछ रहा है वी आई ओ निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, हाँ जी रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स जरूर देखें। वी आई माइनस वी ओ से प्यारे बच्चों ये कितने हैं सर, ये है -6 और वी ओ कितना है बेटे, वी ओ है सर +10, सर कम्स आउट टू बी -16 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों वी आई एम की। वी आई एम निकालने के लिए क्या वी आई माइनस वी एम कर सकता हूँ, हाँ सर वी आई कितना है सर -6 और वी एम कितना है बेटे, वी एम है सर +2, तो यानी कि सर यह आ जाएगा +2, तो क्या -6 -2 से -8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो मैं किसी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। और प्यारे बच्चों सोचो, अगर मिरर क्या हो रेस्ट पर, यानी कि वी एम कितना हो 0, तो जो बचपन में आपने पढ़ा था क्या, तो क्या इसका मतलब वी ओ बराबर माइनस वी आई आ जाएगा। यस सर, यानी कि अगर मिरर रेस्ट पर रहता है तो जिस स्पीड से चलता है ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों उसी स्पीड से क्या चलती है इमेज मूव करती है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये मिरर है जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इमेज। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बताओ कि यहाँ इसमें क्या रिलेशन होगा। तो बेटे जो पैरेलल वेलोसिटीज होती है ये पैरेलल है ना, पैरेलल किसके पैरेलल, वी ओ पैरेलल टू द मिरर, ओके, इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी आई पैरेलल टू दिस मिरर। अब इसमें बेटे जो वी एम होता है इसका कोई रोल नहीं होता। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा कौन से वाला सर, वी एम बराबर वी ओ प्लस वी आई बाई 2, तो इसका मतलब बेटे इसमें ऐड कर लीजिए। तो आप क्या टर्म ऐड कर लें, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो वैलिड है ये कौन सी वैलिड वेलोसिटी के लिए वैलिड है सर, इट इज वैलिड ओनली फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। तो इसलिए जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के 2 टुकड़े करो, एक मिरर के पैरेलल करो जो रहेगी अनचेंज, एक लो मिरर के परपेंडिकुलर, जो मिरर के परपेंडिकुलर है उसमें बेटे वो ये वाला फॉर्मूला क्या कर दो, अप्लाई कर दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल।
हाँ प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है 10√2 से इधर मुंह मार रहा है भाई, और ये वीएम है, ओके, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर। प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछ रहा है? वीआई की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसके टुकड़े करो। इसका ये वाला टुकड़ा कितना आएगा सर? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका ये वाला टुकड़ा कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। मिरर की वेलोसिटी 10 है, इधर की तरफ होगा 10 cos 37। 10 cos 37 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड इधर, और इधर की तरफ कितना मीटर? 6 मीटर पर सेकेंड इधर। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल सॉरी जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगी वो चेंज नहीं होगी। तो ये 10 है, तो इसका मतलब सर ये वाली तो कितनी आ गई? 10 ही आ गई, है ना, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी का। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं इसकी। अब एक काम करें, ये वीओ है ना, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो क्या वीओ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, हाँ ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या नीचे वाली क्या है? नेगेटिव। तो जो वीओ परपेंडिकुलर है वो कितना है? 10। 10 मतलब +10। फिर आप लिखे वीएम में ये वाला नहीं बल्कि ये वाला यूज करेंगे, तो ये होगा कितना? -8। बस हो गया काम। यहाँ से मुझे क्या निकालना है? वी आई। तो क्या लिख सकता हूँ सर? दैट वी एम इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, हाँ जी, VO/2 से सॉल्व कर सकता हूँ। -8, हाँ जी, 10 प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 -16 इज इक्वल्स टू +10 प्लस वी आई, तो दैट वी आई इज इक्वल्स टू -26 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, तो सर इसका मतलब ये कितना आ गया? सर ये आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? सर दिस इमेज इज इक्वल्स टू -26 आई कैप, ओके, प्लस 10 जी कैप। क्लियर है? तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा प्यारे बच्चों, इट दिस बी अंडर द रूट ऑफ 26 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये वीएम है वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये है वीओ। आईजे के फॉर्म में दिया है, तो जब भी आईजे के फॉर्म में दिया हो तो ध्यान रखना है अपने को कि हमें वो वेलोसिटी ढूंढनी है जो मिरर के कौन से वाली है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो हमें मिरर का प्लेन पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मिरर के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन एक्चुअल में आने वाली है। तो जैसे इस क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, वैसे तो ये 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k का आपको दे रखा है, वीओ भी दे रखा है। जो k कैप है वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्मल टू द प्लेन है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि ये जो मिरर है, अगर इस मिरर का प्लेन क्या हुआ? अगर इस मिरर का प्लेन XY हुआ तो जो इसका ये जो k कैप डायरेक्शन है ये मिरर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है। हो गया काम। तो ये वाली वेलोसिटी पर मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या केवल इस पर पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं सर? वीएम बराबर वीओ प्लस, हाँ बेटे, VI/2। वो भी कौन से वाला सर? परपेंडिकुलर टू द मिरर। और परपेंडिकुलर टू द मिरर कौन है? ये कैप है। तो प्यारे बच्चों जब मैं क्या लिखूंगा? वी आई लिखूंगा। तो वी आई में सबसे पहला काम ये, और ये तो चेंज नहीं होगी ऑब्जेक्ट वाले में, यानी कि ये तो यही रहेगी, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप एज इट इज। केवल ये वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब इस वाले कंपोनेंट के लिए क्या करना है अपने को? हाँ बेटे, वीएम में ये वाला चूज करो केवल। सो दैट वीएम इज इक्वल्स टू +8। और बात करें किसकी? वीओ की, दैट वीओ इज 5, यानी कि दैट VO is +5। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, हाँ जी, 8 is equals to क्या बेटे? 5 प्लस क्या VI डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 16, यानी कि क्या 16 बराबर 5 प्लस VI, तो दैट VI is equals to 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये जो होगा वो k की डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? दैट आंसर कम्स आउट टू बी +11 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन है क्या कोई मार्केट में? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? बी ऑप्शन सही है। तो जो वेलोसिटी मिरर के प्लेन में होती है, है ना, जो वेलोसिटी मिरर के प्लेन में होती है वो चेंज नहीं होती, चेंज होती है केवल कौन से वाली? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं VOX, यस, इज व्हाट सर? VIX, VOY इज इक्वल्स टू VIY, क्योंकि दोनों इसके प्लेन में थी। लेकिन सर जब बात आई किसकी? बात आई VIYZ लिखने की, तो इसके लिए मुझे इस वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म में भी कभी कभी हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। एंगल है, एंगल आर तो आप लोगों ने सिंपल पढ़ा है प्यारे बच्चों, लेकिन अगर सोचो 3 डायमेंशन में कहीं भी कोई रे आ जाए,
अब यार 3 डायमेंशन मतलब आई जे कैप में है ना, तो आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, कुछ ऐसा पूछे। तो ये ए कैप क्या है प्यारे बच्चों, ए कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। कौन से रे, आई एन मतलब इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है प्यारे बच्चों। बी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एन कैप क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू क्या है 1, ये केवल क्या देती है डायरेक्शन। अच्छा फॉर्मूला क्या है, बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस टू ए, ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट एन इंटू एन। अच्छा याद करने का तरीका क्या है कि याद रहे बी से कह दो भिखारी है ना, भिखारी आया दुगना अन्न लेने है ना, बी कैप ए कैप माइनस ट्वाइस यस ए एन एन अन्न। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसको याद रख सकते हैं। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। तो चलो बेटे देखा फटाफट से वाला क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर अलोंग ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इंसिडेंट, यस यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप इस वेक्टर से। कैसे, जिसे आप ए कैप कहते हैं। So that a cap is equals to बेटे ai cap plus bj cap minus ck cap, unit vector is a vector divided by its magnitude। ये कितना आ गया बेटे, a square plus b square plus c square। क्लियर है। ये आपको फिर कह रहा है नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ है, ये रही नॉर्मल की डायरेक्शन। that n cap is equals to i cap plus j cap by root 2। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट दैट बी कैप। क्लियर है। अच्छा फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, सो दैट बी कैप इज इक्वल्स टू भिखारी आया दुगना अन्न लेने। क्लियर है, तो मुझे ये सब चाहिए। अच्छा ए कैप निकाल चुका हूँ, यस सर। एन कैप बी कैप निकालना है। अब ए डॉट एन निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, ए डॉट एन। तो ए डॉट एन क्या होगा सर, ए डॉट एन यानी कि इन दोनों का बेटे डॉट प्रोडक्ट। सर दिस वुड बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, हाँ बेटे माइनस सी के कैप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी डॉट आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट। क्लियर है बेटे। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, ये वाली टर्म हो जाएगी गायब। तो ये बेटा आ जाएगा रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, ये तो आ गया। अब इसकी इसके साथ यानी कि सर ए, और बेटे इसकी इसके साथ यानी कि बी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट एन। क्लियर है। अब फॉर्मूले में रख दो यहाँ उठा करके, तो बी कैप इज इक्वल्स टू ए कैप कितना है सर, सर यहाँ से ए कैप आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप और माइनस ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू रख दो उठा करके यहाँ क्या, ए प्लस बी अपॉन रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है प्यारे बच्चों। और साथ में इनटू क्या कर दो, एन कैप यानी ए आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 कर दूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है। वैसे तो रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए कि भाई वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो कम से कम आप इसको पहचान तो सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में स्फीयर का नाम आ ही रहा है, तो समझ जाए स्फीयर है रिफ्लेक्शन। और बेटे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में दो तरह के मिरर आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और एक पढ़ते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब समझते हैं उभरा हुआ, कॉनकेव मतलब जो दबा हुआ होता है। और जो उभरा हुआ और दबा हुआ है बेसिकली दीज आर रिलेटिव टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी कि कहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों देखो इसमें यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर की तरफ दबी हुई सतह की तरफ, तो एक ऐसा मिरर हुआ कॉनकेव मिरर। और देखो इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, सिर्फ इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस पर, उभरी हुई सरफेस पर। तो ये कैसा है प्यारे बच्चों, ये है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। जिस स्फीयर से काट करके बनाएंगे उसका एक सेंटर होगा, उसका सेंटर और उसकी रेडियस होगी प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो लाइन इसको काट रही होती है ना, ये लाइन जहां काटेगी मिरर को सेंटर से पास होने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये मिरर है, तो प्यारे बच्चों के गोला बना है, यस सर क्या इसका सेंटर ढूंढा, तो देखिए ये जो लाइन आपने ड्रॉ की ये सी है, ये क्या है पी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे पोल। क्लियर है प्यारे बच्चों।
ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी कहलाती है। जो कुछ होना होगा वो इसी एक्सिस पर होना होगा। माफी चाहूंगा बेटे कुछ छूट जाए, थोड़ा सा जल्दी ज्यादा है, टाइम आज बहुत कम है, चीजें बहुत सारी बतानी है, तो मैंने कहा कि ठीक है अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक नई चीज की बात करें तो नई चीज पे चर्चा ये है कि ये कहलाता है रेडियस ऑफ अपर्चर, क्योंकि एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। तो साइड सामने से तो सर्कल दिखाई देगा, लेकिन देखो साइड से देखोगे तो एक गोला दिखाई देगा। तो जब आप इसे कट करोगे तो कुछ इस तरह का, इस तरह की कटोरी सी दिखाई देगी। तो क्या इसकी रेडियस अलग होगी? तो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस कहलाती है प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ अपर्चर। क्लियर है? अब मान लो मुझसे कह रहा है रेडियस ऑफ अपर्चर कैलकुलेट करो, तो आपको पोजीशन दी होगी कि भाई गोले को कहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग रेडियस होगी। तो मुझसे कह रहा है किसी एक्स पर रेडियस ऑफ अपर्चर निकालो। क्या निकालो? रेडियस ऑफ अपर्चर। तो रेडियस ऑफ अपर्चर के लिए ये रेडियस कितनी होगी? आर। मैं जानता हूं स्फीयर की रेडियस होती है जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन की रेडियस, यानी कि सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ये आर हुआ बेटी, ये एक्स हुआ, ये छोटा आर हुआ। क्या मैं जानता हूं दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक छोटा सा सवाल कर लो भाई, ये एक स्फीयर है बेटे, ओके, ये एक मिरर है, ऐसे सोचो ये वाला, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना बेटे? 5 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस वाले एंड से इस वाले एंड तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपसे पूछा इसका रेडियस ऑफ अपर्चर बताओ। तो सर बहुत आसान है, इसका रेडियस ऑफ अपर्चर निकालना है, बिल्कुल निकालना है बेटे। ये पूरा, ये कितना है 5, तो ये पूरा भी कितना 5, ये 5, ये कितना 2, तो ये कितना है सर? यह 3 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटे? सर ये तो 5 ही होगा। तो क्या ये निकालना है? यस सर। तो क्या बेटे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 3 स्क्वायर क्या प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर, यानी कि आर कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका रेडियस ऑफ अपर्चर क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्या प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए? चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं पैराएक्सियल मार्जिनल रेज। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा बोर कर रहे हैं, बिल्कुल बोर कर रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसका फंडामेंटल समझ में आ जाएगा तो विश्वास कीजिए पहली बार में सवाल समझ में आएगा और डाउट हो जाएंगे आपके जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा सा बस यहाँ समय और देते हैं, फटाफट से समझाता हूँ प्यारे बच्चों। ये आप देख रहे हैं क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। क्या है प्यारे बच्चों? स्फेरिकल मिरर। ओके, देखो बेटे ये इसकी कौन सी एक्सिस है? सर ये कहना है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बेटे ये जो रेज एक्सिस के पास है, एक्सिस के पास वाली रेज को पैराएक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल। और जो रेज एक्सिस के दूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीज आर टर्म्ड एज मार्जिनल रेज। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पहली बात तो इस बात को अच्छे से समझें। यहाँ पे दो तरह की रेज का ध्यान रखना है, एक पैराएक्सियल और एक कौन सी? मार्जिनल। पैराएक्सियल वो जो एक्सिस के पास, और मार्जिनल वो जो एक्सिस से दूर। अब यहाँ से समझते हैं प्यारे बच्चों, मैंने एक आर्बिट्ररी कोई भी पैरेलल ले लेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये आई यहाँ आकर के टकराई। प्यारे बच्चों सबसे खास बात क्या है? सर सबसे खास बात इंसिडेंट रे यहाँ पर है। सर ने बताया था नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। ये तो खास बात होती है स्फेरिकल मिरर की कि नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे आके टकराई, तो नॉर्मल के लिए क्या करो? गोला बनाओ, सेंटर ढूंढो। तो क्या ये नॉर्मल बना दिया? नॉर्मल पता लग गया, आई पता लग गया, तो आर बता सकता हूँ। क्लियर है? तो जरा सोचो, ये आ गई इंसिडेंट। क्लियर है? ये है बेटे नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो प्यारे बच्चों पैरेलल रे इस पॉइंट पर काट रही है। डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना, टाइम अपने पास में है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पैरेलल रे जिस पॉइंट पर काटती है, पैरेलल रे जिस पॉइंट पर काटते हैं प्यारे बच्चों, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये पोजीशन एक्चुअल में एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्स कहलाती है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? सर ये पूरा का पूरा आर है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स कह रहा हूँ। एक्स वो डिस्टेंस है कहां से? पोल से जिस पॉइंट पर जाकर के क्या काटती है? कट करती है। सॉल्व करते हैं तो आर माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा आता है प्यारे बच्चों। थीटा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये एक्सिस के पास होती, यानी कि यहाँ होती, तो क्या पैराएक्सियल होती। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो थीटा होता वो लेस देन 5 डिग्री होता।
और अगर ये वाली रे थोड़ी सी एक्सिस के दूर होती तो क्या है, मार्जिनल होती तो थीटा की वैल्यू ज्यादा होती। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो जाए यानी कि थीटा इज स्मॉल, सब जानते हैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ सर, 1 लिख सकता हूँ, है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। और अगर cos थीटा 1 हुआ प्यारे बच्चों तो r माइनस आर बाई टू, तो सॉल्व करके क्या r बाई टू आ जाता है। इसी को फोकस कहते हैं, यानी कि फोकस की डेफिनेशन एक्चुअल में छोटा थीटा मतलब पैरा एक्सियल रेज के लिए होता है। यानी कि प्यारे बच्चों डेफिनेशन ये कहती है कि पैरा एक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर काटते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक्चुअल में फोकस कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोकस की डेफिनेशन ये है। और ये भी तब वैलिड है जब थीटा क्या है प्यारे बच्चों, छोटा। सोचो अगर थीटा बड़ा होगा तो हर थीटा के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। यानी कि ये रेस कहीं और काटेंगी, ये रेस कहीं और काटेंगी, इसका मतलब इनके जो काटने वाले पॉइंट है ऑब्वियस है ये अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इसलिए सबसे पहले जब आप फोकस को r बाई टू लिखते हैं तो समझिए आप किसकी बात कर रहे हैं, छोटे थीटा की बात कर रहे हैं। छोटा थीटा मतलब पैरा एक्सियल रेस की बात करते हैं। तो डेफिनेशन हमेशा पैरा एक्सियल रेस के लिए ही होती है। किसके लिए प्यारे बच्चों? पैरा एक्सियल रेस के लिए। तो इसलिए फोकस की डेफिनेशन क्या है, ऑल पैरेलल रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट फॉर स्मॉल थीटा इज पैरा एक्सियल रेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस कहते हैं। यानी कि x की वैल्यू को f यानी कि r बाई टू होने के लिए प्यारे बच्चों थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। क्या सबको क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई, विश्वास करो सही पढ़ा रहा हूँ। अभी देखना सवाल एकदम समझ में आए। हाँ देखो ध्यान दो बेटे फटाफट से। हाँ जी इसलिए आई, ये है क्या, f डिस्टेंस है कोई। अच्छा आप समझ लेना f है तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, r बाई टू हो गया तो कंफर्म है। और आपसे पूछा यार बताओ अगर ये यहाँ से आकर के यहाँ काटी तो प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर है? तो कुछ बच्चे तो क्या कहेंगे सर x बराबर क्या आएगा f। कुछ लोग थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं यार, थीटा तो चेक कर लो एक बार। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या ये c होगा सेंटर, तो क्या यहाँ पर ये क्या होगा सर, ये नॉर्मल होगा। बेटे ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा सर, थीटा होगा। अब एक बात बताओ ये कितना है बेटे f कितना है सर, f है मेरे पास r बाई टू। क्लियर है मेरी बात? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस f को यहाँ ले जाऊँ ये यहाँ तो ये तो f हुआ। अच्छा ये कितना हुआ सर, ये रेडियस है सर्कल की, रेडियस है तो क्या ये 2f हुआ। यस सर, दैट r इज इक्वल्स टू 2f। तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को कह दो AMANC में, ANC में। हाँ जी ये एंगल कितना है बेटे, ये एंगल है थीटा। ये कितना है सर f, ये कितना है 2f। तो बेटे जो साइन थीटा है तो साइन थीटा इज f बाई 2f 1 बाई 2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, यानी कि दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, साइन 30 डिग्री। साइन 30 मतलब थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो जरा सोचो छोटा है बहुत छोटा है सर, बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो फॉर्मूला बताओ सर, r माइनस r बाई टू, हाँ बेटे cos थीटा। क्लियर है? और थीटा आपके पास आ चुका है कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से जो x होगा प्यारे बच्चों वो x माइनस r बाई टू cos 30, यानी कि r माइनस r बाई टू रूट 3 बाई 2 से r कॉमन ले लिया, क्या 1 माइनस 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो चेक जरूर करें कि थीटा छोटा है अथवा नहीं। अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल ओनली देन f इज इक्वल्स टू व्हाट, r बाई टू। और इसी को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फोकस। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग चर्चा करेंगे फोकस, फोकल लेंथ के बारे में, फोकल प्लेन के बारे में, है ना। और यहीं पर चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी फिर लेंस वगैरह में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो बिल्कुल ऐसा ही चलता है जैसा कि प्यारे बच्चों इस तरफ यानी कि मिरर के अंदर चल रहा होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को। अच्छा एक छोटी सी बात बेटा आपको और बता दूं, इससे एक बात और समझ में आती है क्या, कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराक्सियल रेज है सर वो तो कहीं और काटेंगे। यस, और जो बेटे मार्जिनल है प्यारे बच्चों, दिस मार्जिनल रेज ये कहीं और काटेंगे। ओके, जहां ये काटेंगे इसको कहते हैं रेफरेंस, जहां ये काटेंगे इसको कहेंगे एफपी। और एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार है क्या सर, एफपी बड़ा होगा किससे, एफएम से।
एफ भी बड़ा होगा किससे प्यारे बच्चों, एफ एम से बड़ा होगा। अब ये अलग अलग पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको रोक देते हैं, केवल इन वाली रेस से क्या करते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हमने अभी थोड़ा सा बेसिक बातें की, फोकल लेंथ के बारे में, फोकस के बारे में चर्चा की हम लोगों ने, पैराक्सियल रेज के बारे में जाना। अब ध्यान दें, अब हम लोग थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं, रे डायग्राम बनाना सीखते हैं प्यारे बच्चों। अब जो भी पैरेलल रे आएगी अगर वो पैराक्सियल है, कैसे है पैराक्सियल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट पर हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, फोकस। दैट फोकस इज इक्वल्स टू r/2। जो कॉन्केव मिरर होता है किसकी तरह बिहेव करता है, ये कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि अगर एक रे नीचे जाए तो भी प्यारे बच्चों यहीं पर इसी पॉइंट पर फोकस होगी, तो देखो कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर है। दूसरा प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। किसी भी डायरेक्शन में रे आकर के गिरे, मिरर कैसे भी रखा हो, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखो ये पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई तो जहां से आती हुई दिखाई देगी वो फोकस, इधर आई तो इधर चली जाएगी, ये भी यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ये फोकस कहलाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इस फोकस से गुजरने वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सर इसको कहेंगे फोकल प्लेन, और ये लेंथ क्या कहलाएगी, ये लेंथ कहलाएगी फोकल लेंथ। याद रखें प्यारे बच्चों, किसी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, किसी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ r/2 के बराबर होती है। कॉन्केव मिरर एक्चुअल में एक कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर एक तरह के डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है। आइए प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। अब हम लोग चल रहे हैं यूवी फार्मूले के ऊपर, है ना। क्या होता है यूवी फार्मूला भाई मिरर के लिए, सर 1/v + 1/v इज इक्वल्स टू बेटे 1/f। v क्या कहलाती है, सर v कहलाती है इमेज डिस्टेंस, ओके बेटा। u कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या कहलाता है, f कहलाती है फोकल लेंथ। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एक बात ध्यान रखना, इसमें c का साइन भी आएगा और v की वैल्यू भी आएगी। तो साइन वैल्यू, साइन वैल्यू, साइन वैल्यू, तो कुल मिलाकर के 6 चीजें होंगी। इसलिए हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन कैसे करना है, आइए फटाफट से एक क्वेश्चन से सीखते हैं। हाँ बेटा साइन कन्वेंशन देखें, ये एक मिरर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा कॉन्वेक्स से कॉन्केव, सर इट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगी सर, ओके बेटे। ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा ना, ये इंसिडेंट रे जा रही है। ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ती है, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है ये वाली, है ना। तो आप समझ के चलिए ये जो डायरेक्शन है, इससे ये +x हुआ तो ये क्या है -x। बस मजा आ गया। अब एक बात बताओ, अगर ये +x है और ये क्या है बेटे -x, तो ये डिस्टेंस अगर 2 है और ये 2 है तो सर ये +2 है, ये क्या होगी -2। बात खत्म। तो जरा बताओ ये ओरिजिन है, यस सर, तो ये +x है तो ये क्या है -x, तो u क्या हो सर, ये हुआ -u। बेटा अगर ये इमेज होती तो क्या ये इधर है, यस सर, तो v क्या होगा -v। और कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। मैं आपसे कहूँ कि यार एक काम करते हैं, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो माना यहाँ पे बन रही है, ओके। ये माना इसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो सबसे पहला काम क्या होगा सर, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, सर u कहलाता है। पोल से लेकर इमेज डिस्टेंस क्या कहलाता है, सर v कहलाता है। बेटे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हुई तो क्या ये +1 और ये क्या हुआ माइनस, तो सर ये अगर ओरिजिन है तो बेटे ये +x हुआ तो ये क्या हुआ -x। अब बताओ ये क्या हुआ, सर दैट u इज नेगेटिव। बेटे व्हाट अबाउट दिस v, सर दिस v इज positive, and what about the focal length, sir it is a convex mirror and focal length of the convex mirror is always positive। और बेटे रे किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने को तो सीधे सीधे साइन कन्वेंशन पता लग जाए तो अपना काम हो जाए। आइए करते हैं कुछ सवाल। तो आइए बच्चों को देखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस, इसकी फोकल लेंथ गिवन है ना। अब ये मिरर कैसा मिरर है सर, ये तो है एक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है -20। ये क्या है मेरे पास u, ये 60 है। ऑब्जेक्ट से मैं चले कहाँ जाकर के लेंगे मिरर पर, तो ये सब ये वाला क्या हुआ सर +x हुआ, ये क्या हुआ -x। तो बेटे u कितना हुआ सर, u आ गया मेरे पास -60। क्या बेटे मुझसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, यस सर। तो बेटे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u। यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू 1/f - 1/u।
सो दैट 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 क्योंकि नेगेटिव है, ओके है ना, यानी कि 1/-20 माइनस बेटे u की वैल्यू कितनी है -60, ओके ये आ गया मेरे पास इतने, और ये आ गया बेटे क्या +60 ये रहा, क्या ये आ गया मेरे पास -3 + 1 क्या -2/60 -1/30, तो जो बेटे v होगा इस v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब देखो यार ये जो तरीका था ये पुराना ओल्ड मेथड है ना, अब इससे करोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा क्योंकि फिर इसमें आपको करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। आप तो डायरेक्ट एक काम करो ना यार, यहाँ से बेटे एक फॉर्मूला लिखो, क्या इसको जनरलाइज कर लो, क्या जैसे 1/d इज इक्वल्स टू क्या होगा सर 1/f - 1/u होगा, तो बेटे यहाँ से जो 1/v होगा क्या वो FU और ये के u - f हो जाएगा, तो जो v होगा वो FU अपॉन u - f, बस सीधे सीधे इसको याद रखो, यहाँ वैल्यू रखो साइन के साथ, तो दैट v इज इक्वल्स टू f कितना था बेटे सर f था -20, u कितना था सर -60 अपॉन हाँ बेटे क्या -60 + 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या v कम्स आउट टू बी 1200 अपॉन हाँ जी कितना आ गया कितना, यहाँ से क्या डायरेक्ट -30 सेंटीमीटर का आंसर। तो बेटा याद रखेंगे v का फॉर्मूला हम सीधे सीधे यही यूज करेंगे, f तो और बढ़िया है, f तो क्या होगा uv अपॉन बेटे u + v हो जाएगा, और जब मुझे क्या निकालना होगा यहाँ से मुझे u निकालना होगा, तो u के लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तो u इज इक्वल्स टू fv अपॉन v - f, क्लियर है। अच्छा ये तो आपने वैल्यू निकाली, अब आप चाहे तो क्या कर सकते हैं इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, फिलहाल बाद में बनाएंगे डायग्राम, तो आंसर लिखते हैं सर, तो 30 बेटे -30 इधर +30 इधर, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी सर, इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। आइए करते हैं अगला सवाल। तो देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पर, ये मिरर है, कौन सा मिरर है सर, ये तो है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑलवेज सर v की वैल्यू कितनी आ गई बेटे +20 आ गई, हाँ जी यहाँ से चली, यस सर क्या इस पे टकराई और टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट रही, इस डायरेक्शन से ये +x हुआ तो ये क्या हुआ बेटे -x, तो ये कितना हुआ 20 या -20 सर, इट इज -20 दैट f इज इक्वल्स टू सर +20, मुझसे पूछा जा रहा है बच्चों v की वैल्यू कैलकुलेट करो, पोजीशन ऑफ इमेज निकालो, तो सर इस बार v क्या होगा FU अपॉन हाँ बेटे u - f, यहाँ से जो v होगा क्या मेरे पास -20 + 20 अपॉन -20 और यह रहेगा कितना, यानी कि -400 अपॉन -40, इट कम्स आउट टू बी 10, ओके 10 या +10 सर +10, अब बताओ +10 किधर होगा सर +10 आएगा इस तरह, ओके, तो सर इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी इमेज की डायरेक्शन यानी कि इमेज की पोजीशन आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, एक रे डायग्राम बना के देखते हैं जरा इसका फटाफट से। जब भी कभी आपको रे डायग्राम बनाना हो तो हमेशा 2 रे लेनी होगी, एक रे तो बेटे सीधी जाके वापस आएगी, दूसरी जो रे होगी वो यहाँ से चली, ओके, ये क्या है बेटे f और ये क्या है इसका c, तो जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास होगा सर, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। अब बताओ रे क्या ऑब्वियस है सर उधर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर, जब रे बेटे उधर जाएगी तो क्या इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो क्या पीछे बढ़ाने पर कहीं यही साथ भी दिखाई देगी। अब इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, याद है बताया था, और असली है तो सर ये बन गया आपका रियल ऑब्जेक्ट, ओके, और जरा देखो बेटे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाली क्या पीछे बढ़ाने पर मजबूरी में मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई सर, ये हो गई इमेज, लेकिन कैसे इमेज, एक हो गई है वर्चुअल इमेज, क्या क्लियर है। तो मेरे पास ये कितना था सर, ये 20 था, तो ये मेरे पास कितना है यहाँ से 10 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक वर्चुअल इमेज, क्लियर है। आइए करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा ध्यान दें फटाफट से, क्या ये इंसिडेंट रे है, जहां काटते हैं उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, और क्या डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट होगा सर, ये होगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बेटे डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था, क्लियर है। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने को तो क्या करना है, इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी। अब बताओ फोकल लेंथ कितनी सर, ऑलवेज +20 क्योंकि कैसे मिरर है कॉन्वेक्स, हाँ बेटे u कितना है सर, इस बार u जो होगा मेरे ख्याल से +10 होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि ये +x है तो ये क्या है -x, तो u की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ u इज व्हाट, सो दिस इज +10 सेंटीमीटर, क्लियर है प्यारे बच्चों। मुझे कैलकुलेट करना है वाह FU अपॉन
u माइनस एफ, और बेटे f कितना सर 20 10 अपॉन 100 10 माइनस 20, so this is 200 upon minus 10, so it comes out to be minus 20 सेंटीमीटर। अब माइनस 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ सर, इधर हुआ, यानी कि सर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहाँ काटेंगे, कहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर। रिफ्लेक्टेड रे असली में काट रही है, तो एक ऐसी इमेज है सर, इसको बोलेंगे रियल इमेज। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से सोचो कितने सारे सवाल हम बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रे को क्या करा सकते हैं, इंसिडेंट करा सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों एक आखिरी सवाल इसके ऊपर और करते हैं। ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये कितने सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपसे पूछा है प्यारे बच्चों फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। अब एक बात बताओ फटाफट से, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40, तो बेटे एफ कितना होगा सर 40/2 से क्या 20? यस सर। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर कॉनकेव है, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगा निगेटिव। अब देखो बेटे इंसिडेंट रेज, कैसी रेज, इंसिडेंट रेज अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसिडेंट रेज यहाँ काटती, अगर ये ना होता तो ये कैसा ऑब्जेक्ट सर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटे रे इधर है तो इस बार ये क्या हुआ प्लस एक्स, तो ये क्या हुआ माइनस एक्स, तो ये क्या हुआ u प्लस 10 या माइनस 10, सर u इज इक्वल्स टू प्लस 10, बेटा f कितना माइनस 20, तो क्या सॉल्व करके v की वैल्यू बेटे एफ यू अपॉन u माइनस एक्स से निकाल सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मुझे कभी भी इमेज की पोजीशन अगर मुझसे पूछ ले तो मुझे इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आइए मेरे बच्चों बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि ये तो क्या आपका सर, ये तो है ऑब्जेक्ट की हाइट। बेटे मान लो ये क्या बन रही है, कहीं इमेज बन रही है, तो इमेज की हाइट एच आई होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी एच ओ, एच आई एच ओ, और माइनस वी बाई यू के बराबर होते हैं। और ध्यान रहे इसकी वैल्यू हमेशा किसके साथ रखते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान से समझें, यहाँ पर एम एच आई बाई एच ओ है। ओके, अगर बेटे एम की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सर इसका मतलब एच आई बड़ा है किससे, एच ओ से। बेटे एम की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब एच आई किसके बराबर है, एच ओ के। और अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 है तो बेटे एच आई इज एक्स लेस देन एच ओ। ओके, यानी कि इस केस में मैग्नीफाइड इमेज, इस केस में सेम साइज, और इस केस में जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, स्मॉल बनती है। मेरे प्यारे बच्चों तो हमें पता होना चाहिए यहाँ से कि जो एच आई एच ओ है, इन एच आई एच ओ के साथ मैग्निफिकेशन कैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। दूसरी चीज प्यारे बच्चों जो एम है, इस एम का साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, दैट मैग्निफिकेशन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव कब है, इस पर थोड़ा रुक करके हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर पहले, ताकि थोड़ा सा अपने को फार्मूले का आइडिया हो जाए, फिर मैं आपको इसके सारे के सारे केसेस बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिए, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी। m की वैल्यू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। m की वैल्यू लेस देन 1 है तो एच आई लेस देन क्या होगा प्यारे बच्चों, एच होगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ये रे हुई, यस सर। क्या ये रे हुई तो साइन कन्वेंशन से ये प्लस हुआ तो ये क्या हुआ माइनस, तो बेटे जो u होगा, क्या u कितना होगा सर -60, बेटा f कितना है सर -20, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है नेगेटिव। तो बेटे जब मैं बता रहा हूँ सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके v की वैल्यू एक्चुअली -30 आ जाएगी। क्लियर है, फार्मूला में जानते हैं कौन सा लगेगा, यस सर, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ साइन के साथ। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ से जो एच ओ दे रखा है दैट एच ओ, अच्छा इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, दिस एच ओ इज 4। अब मुझसे पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो क्या मैं जानता हूँ क्या एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू क्या बेटे माइनस वी बाई यू, यस सर। एच आई निकालना है, एच ओ कितना है +4 माइनस साइन के साथ सर -30 अपॉन, हाँ बेटे, और ये कितना है सर यहाँ -60, छम्मा छम्मा हो गया, क्या बेटे -1/2 आ गया, तो यहाँ से ये आ गया, यानी कि दिस एच आई इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज की पोजीशन है वो कितनी है -30 पर 2 सेंटीमीटर, यानी कि -30 पर कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ।
हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों की हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अब बेटे इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अल्टरनेटिव मेथड भी देखें। आपको बार बार एक्चुअली वी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लिखते हैं ना, क्या दैट v इज इक्वल्स टू p f u अपॉन u माइनस f। तो बेटे यहाँ से v बाई u को क्या लिख सकते हैं सर, f अपॉन u माइनस f लिख सकता हूँ। और एक काम करें, अगर मैं माइनस v बाई u कर दूँ तो क्या माइनस f अपॉन, हाँ जी, u माइनस f आ जाएगा, यानी कि f अपॉन f माइनस u आ जाएगा बस। और यही क्या है सर, ये m है। So that m, that is hi by ho, that is minus v by u, that is f upon f minus ना। और नंबर किसका लगा है, f का, तो इसलिए f माइनस u ही होगा। क्लियर है? तो आप इससे डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब बताओ बेटे फटाफट से। हाँ जी, यहाँ से मुझे hi by ho से hi निकालना था। ho कितना था 4, f कितना है बेटे इस क्वेश्चन में सर, f था -20। हाँ जी, -20, क्या -20, यस सर, क्या -60। तो बेटा सॉल्व करके hi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, hi की वैल्यू -2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्टिक्स का सवाल सच बताओ कभी भारी नहीं होता, लेकिन बात यह प्यारे बच्चों की जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कनेक्टेड होता है। अगर एक बार फंडामेंटल पता लग जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में आपकी साइन कन्वेंशन पे जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्लियर है बेटा? अभी पढ़ा कि मॉड ऑफ एम है ना, अगर एक से ज्यादा है तो एच आई हमेशा किससे बड़ा होगा, एच ओ से। मॉड ऑफ एम लेस देन 1 है तो एच आई इज लेस देन एच ओ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज 1 है तो दोनों के होंगे बराबर होंगे। फिर दूसरा प्यारे बच्चों, अगर m पॉजिटिव है ना, ध्यान रहे क्योंकि मैग्निफिकेशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कहा मैग्निफिकेशन इज 2 तो ये तो समझ में आता है कि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। लेकिन अब बात ये 2 में भी दो बातें हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो समझो, तो इसका मतलब सर एच आई एच ओ के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस होंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। या प्यारे बच्चों v और u के साइन अपोजिट होंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है। तो मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो इस माइनस को उठाने के लिए चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह कि अगर m पॉजिटिव है तो समझो कि एच आई एच ओ के साइन क्या होंगे, सेम, प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। अगर m पॉजिटिव है तो उसका दूसरा मतलब ये भी है कि u और v के साइन क्या होंगे, अपोजिट। तो एक का माइनस दूसरे का प्लस, एक का प्लस दूसरे का माइनस। m निगेटिव है, m निगेटिव है मतलब इन दोनों में से किसी एक का साइन निगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस। और बेटे m अगर निगेटिव है तो इसका एक मतलब ये भी है कि m के निगेटिव होने का मतलब प्यारे बच्चों u और v के साइन क्या है, सेम है। क्योंकि अगर दोनों सेम साइन होंगे तो माइनस क्या रहेगा, जू का तो रहेगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो बेटे, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब एच आई एच ओ का साइन सेम, यू और वी का साइन अपोजिट। निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब एच आई एच ओ के साइन अपोजिट तथा यू और वी के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। आइए प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। हाँ बेटे, x की वैल्यू बताइए ताकि साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा सोचो, अगर मान लो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना हो, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी सर, m की वैल्यू होगी 2 में बेटे दो बार, इट में भी +2 और में भी -2। क्लियर है? तो नहीं कुछ दिया गया तो इसका मतलब दोनों को कंसीडर अपने को करना पड़ेगा। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू पूछा है। मान लो बेटे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है h। तो सबसे पहले चूज करते हैं +2। जब +2 लेंगे तो क्या फॉर्मूला क्या है सर, hi by ho दैट इज 2 इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से दैट 2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी कैसा मिरर है सर, कॉनकेव। कॉनकेव है तो फोकल में -20 होगी, हाँ जी। तो 2 इज इक्वल्स टू -20 -20 u माइनस x है ना। तो u को क्या रखना है, u को रखना है -x। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा सर -40, ये तो इधर चला गया, यस
प्लस 2x इज इक्वल्स टू, सर इट इज माइनस ऑफ 20, तो बेटे ये 2x इज इक्वल्स टू 20, so x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया दूसरे केस की बात बताओ, क्या सर अगर m की वैल्यू कितनी है -2 हो, अब बेटे m -2 है तो क्या -2 इज इक्वल्स टू -20 अपॉन -20, अब माइनस माइनस ऑफ x एक्सटेंशन हो गया, तो क्या ये आ गया -40 और ये आ गया 2x is equals to 20, so capital is 2x is equals to 60, so x is equals to 60। ओके, माइनस साइन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सर इसका मतलब यह दो बातें। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि सर जो ऑब्जेक्ट था, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एक्चुअली 10 सेंटीमीटर, तो जो इसकी मैग्निफिकेशन थी वो क्या थी बेटे +2, यानी कि जरा डबल बना, क्या बना, इसका डबल, और दोनों चूंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो अगर ये ऊपर होगा तो ये भी क्या होगा, ऊपर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। दूसरा m क्या है, नेगेटिव, m नेगेटिव मतलब HIHO का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर, इस बार ऑब्जेक्ट रखा होगा 30 सेंटीमीटर, कितने पर, हंसी आ रही मेरे चेहरे पर, सवाल बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। 30 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो भी सर इसकी इमेज इसकी डबल बनेगी, क्या बनेगी, डबल ही बनेगी, लेकिन सर इस बार HOHI का साइन क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि m क्या है नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दो पोजीशन का डिफरेंस बताओ, इन दो पोजीशन का, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, जिन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इसकी इमेज दुगनी बनती है। तो सर इसका मतलब ये वाला कितना था 10 और ये कितना था सर, ये था 30, तो आंसर कितना आया, आंसर है 20 सेंटीमीटर। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है, जबकि सोचो उसने सब कह दिया, +2 भी कह दिया, -2 भी कह दिया, दोनों से x निकाल भी लिया और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ लिया। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आप सोचो जब एक बार इसको रखेंगे कहां पर 30 पर तो भी 2h बनेगा, जब एक बार रखेंगे इसको 10 पर तो भी क्या बनेगा, 2h बनेगा। तो इन दोनों पोजीशन का डिफरेंस क्या है सर, इन दोनों पोजीशन का डिफरेंस है सर ये है 10 और ये है प्यारे बच्चों 30, तो ये डिफरेंस कितना रहेगा सर, दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 30, सॉरी दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 20। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटे इस क्वेश्चन में देखें फटाफट, इस क्वेश्चन में m कितना गिवन है, m इज +-3 है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, यस कैसा मिरर है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी सर -10 होगी, मैग्निफिकेशन सर f/f-u। हाँ बेटे u की वैल्यू भी क्या रखो सर -x रख देंगे, तो दैट m इज इक्वल्स टू f/, ये तो सर f+x आ जाएगा, f की वैल्यू कितनी सर -10 अपॉन -10 + x आ जाएगा। अब इसके बाद m कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो एक बार m की वैल्यू क्या रख +3 और एक बार m की वैल्यू क्या रख दो -3, तो दैट 3 इज इक्वल्स टू, हाँ जी क्या -10 अपॉन -10 + x, यहाँ से सॉल्व करते हैं एक x आ जाएगा और एक -3 इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -10 से पास दूसरा x आ जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ और एक आपको इसकी बहुत अच्छी सी टेक्निक बताऊंगा। और चूंकि 3 से 4 बार ये बार पढ़ेंगे, फिर लेंसों के लिए भी पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। प्यारे बच्चों इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1, पैरेलल रे हमेशा कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। दूसरा, जो भी रे पोल पर आकर के गिरेगी, थीटा एंगल पर आएगी तो थीटा पर चली जाएगी। और तीसरी प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी में पड़ेगी, सीधे अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। सबसे पहला केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, कहाँ रखा है इन्फिनिटी पर, तो पैरेलल रे कहाँ करके काटेंगे, फोकस पर, तो क्या इमेज फोकस पर बनेगी, यस सर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों इन्फिनिटी पर, तो इमेज क्या बनती है सर, इमेज बनती है फोकस पर। क्लियर है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा रियल बनेगा, असली रे काट रही है तो रियल बनेगा। फिर इसके बाद केस नंबर 2 प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर रखा है इन्फिनिटी और सी के बीच, इन्फिनिटी और सी के बीच,
तो इन्फिनिटी और सी के बीच होगा पैरेलल रे, फोकस से होके जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी तो ये बनेगा, यानी कि स्मॉल इन साइज बनेगा प्यारे बच्चों। दूसरी बात ये उल्टा बनेगा, क्लियर है। और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सी के बीच है तो सी और एफ के बीच बनेगा। फिर बेटे सी पर रखा है तो क्या सी पर बनेगा, इक्वल इन हाइट बनेगा बट उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर इसके बाद बात करते हैं अगर ये सी और एफ के बीच रखा है तो क्या ये इधर जाकर के इधर चला जाएगा, है ना, ये वाली फोकस से होकर जाएगी, ऐसे जाएगी तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। इस बार इसकी इमेज मैग्नीफाइड बनती है। फोकस पर रखेंगे तो क्या ये दोनों पैरेलल होगी तो पता नहीं कहाँ बनेगा, अनडिफाइंड, वैसे लोग फोकस पे बोल देते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक केस है कि फोकस और पोल के बीच होगा तो क्या एक रे यहाँ से होके जाएगी, एक रे यहाँ से पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, तो यानी कि उधर बनेगा। मिरर के उधर मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, इधर मतलब रियल वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो रियल इमेज भी कैसी है, रियल। अब बताओ, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल, 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 ऑब्जेक्ट रियल बट इमेज वर्चुअल। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये बहुत सारे केसेस है, इनको याद कैसे रखना है। इन्फिनिटी पर रखते हैं तो कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। इन्फिनिटी और सी के बीच रखते हैं तो क्या सी और एफ के बीच बनती है। सर सी पर रखते हैं तो क्या सी पर बनती है। सी और एफ के बीच रखते हैं तो क्या सी और इन्फिनिटी के बीच बनती है। एफ पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पर बनती है, और एफ और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या इमेज उस तरफ बनती है। ठीक है, याद हो गया अच्छे से। अब इसका एक जुगाड़ समझे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी सी एक ट्रिक है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, शानदार तरीका है, आपको भी पता लग जाएगा। रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड नहीं बनेगी, सारे के सारे केस इस टेबल से कवर हो जाएंगे। इस मिरर को ब्रेक करो ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने रीजन में, 4 रीजन में। पहला रीजन कौन सा, सी और इन्फिनिटी के बीच। दूसरा रीजन प्यारे बच्चों सी और एफ के बीच। तीसरा एफ और पोल के बीच। और चौथा पोल और ये वाली दुनिया। ये जो दुनिया है प्यारे बच्चों वो दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड है, ये दुनिया रियल वर्ल्ड है। क्या मेरी बात क्लियर है। अब जरा समझ रटने का तरीका, ये एक टेबल बनाना है बेटे। इस टेबल में क्या करना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। फिर बोलो, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। वाओ, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट में है तो इमेज सेकंड में, ऑब्जेक्ट सेकंड में तो इमेज फर्स्ट में, ऑब्जेक्ट अगर थर्ड में तो इमेज फोर्थ में, और ऑब्जेक्ट अगर फोर्थ में तो इमेज किसमें, थर्ड में। और प्यारे बच्चे सारी दुनिया कैसी दुनिया, रियल दुनिया। तो इसका मतलब क्या है, रियल 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 रियल, जबकि ये कैसे दुनिया, वर्चुअल, और ये आ गई वर्चुअल। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है, यस सर। तो क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, करेक्ट। हाँ बेटे, क्या रियल की वर्चुअल बनाता है, यस करेक्ट। क्या वर्चुअल की रियल बनाता है, करेक्ट। क्या वर्चुअल की वर्चुअल बनाता है, नहीं भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। यानी कि कोई कॉन्केव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, रियल की रियल बनाता है, रियल की वर्चुअल बनाता है। यानी कि इधर रखा होगा तो उधर बन सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, इधर रखा है इधर ही बन सकता है, और फिर कह रहा है उधर रखा है तो उधर बन सकता है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन कभी भी वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाएगा। अब जरा सोचो, मैं तुमसे पूछूं, इन्फिनिटी और सी के बीच रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी सर एफ और सी के बीच में। यहाँ रखा है तो क्या यहाँ, यहाँ रखा है तो यहाँ, यहाँ रखा है तो यहाँ, यहाँ रखा है तो यहाँ, है नहीं सर, यहाँ रखा है तो यहाँ, यहाँ रखा है तो यहाँ। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सारे कॉन्केव मिरर के केस आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, है ना, लास्ट में जब लेंस पढ़ाऊंगा तो जब मैं सारे ग्राफ आपको इकट्ठे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको देखना कि टिप्स बता दूंगा कैसे अपन क्या कर सकते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन पे भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन पे तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, -v/u। तो जो m का मॉड है क्या बेटे, वो होगा मॉड ऑफ v/u। तो जरा सोचो, अगर v बड़ा है किससे, u से, तो क्या m की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से। अगर v छोटा है u से तो क्या m की वैल्यू छोटी होगी 1 से। और अगर v बड़ा है किससे, u से, तो क्या m की वैल्यू होगी 1 के। जरा सोचो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये u हुआ, क्या इमेज यहाँ बनी, यस सर। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसका मतलब सर ये v है और ये क्या है, v छोटा है u बड़ा है, तो m की वैल्यू लेस देन। तो खैर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको समझाऊंगा, वरना कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसी तरह से किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, केसेस को करने के लिए। तो प्यारे बच्चों कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, ओके। कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इन्फिनिटी से आने वाली रेज क्या फोकस से आती हुई दिखाई देगी,
तो क्या इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों कहीं भी हो हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है। और ये कैसी है सर, रियल, तो ये कैसी है, वर्चुअल। तरीका देखो बेटे, ये ऐसा ही पैरेलल फोकस से होती हुई दिखाई देगी, और दूसरे जो यहाँ से जाएगी कैसे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाइए, जहाँ पे कटिंग वो क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, स्मॉल बनेगी। ठीक है, इसलिए जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं कार्स के, साइड व्यू मिरर्स है ना, तो जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की सीधी और वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप सोचो कोई गाड़ी है, बड़ी से बड़ा ट्रक भी अगर आ रहा होगा तो उस मिरर के अंदर ऐसे आ जाएगा और सीधा आएगा। क्लियर है, इसलिए साइड व्यू मिरर आर बेसिकली व्हाट, साइड व्यू मिरर आर कॉन्वेक्स मिरर। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपको याद होगा एक 6 जो केस था जिसमें फोकस पर के और सी फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखते थे, तो ये इमेज बनती है ना। किस केस में सर, ये कॉन्वेक्स मिरर था, तो ये मैग्नीफायर की तरह यूज करते हैं इसकी प्रॉपर्टी ना, इट्स यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। तो जो डॉक्टर्स हैं या जो कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, दूसरा प्यारे बच्चों डॉक्टर्स हैं, या इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जो नाई होते हैं, ये हम जब शेविंग करते हैं तो आपने होटल में एक स्पेशल मिरर देखा होगा, पास जाके देखते हैं तो बड़े बड़े बाल यानी कि सीधा और बड़ा दिखाई देता है, तो ये वाला फीचर होता है। फिलहाल अब इसको याद करने का तरीका, कॉन्वेक्स को प्यारे बच्चों 4 रीजन में तोड़ो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला रीजन ये वाला है जो पोल और इधर यानी कि -∞ का है। फिर ये रीजन सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन है। रटा काम, पहले में ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी किसमें, 2 में, इमेज ऑब्जेक्ट अगर 2 में तो इमेज बनेगी 1 में, ऑब्जेक्ट अगर 3 में तो इमेज बनेगी 4 में, और ऑब्जेक्ट अगर 4 में तो इमेज बनेगी 3 में। मजा आ गया सर। इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये आई क्या है सर, ये रियल है क्योंकि इधर की तरफ है, ये रियल है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है सर, ये वर्चुअल है। अब सोचो ये उधर आ गया तो क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या आई क्या होगी प्यारे बच्चों, आई इसकी रियल इमेज हो गई। ये भी वर्चुअल है, ये वर्चुअल है क्योंकि सब उधर उधर है, ये भी वर्चुअल है और ये भी क्या है, वर्चुअल है। इसका मतलब क्या, कोई कॉन्वेक्स मिरर रियल की वर्चुअल बनाता है, यस सर। क्या बेटे वर्चुअल की रियल बनाता है, यस सर। क्या वर्चुअल की वर्चुअल बनाता है, यस सर। लेकिन क्या रियल की रियल बनाता है, नो सर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज की, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सबको अच्छे से याद हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। जरा सोचो, मैं आपसे पूछूं कि +∞ और पोल के बीच कहीं रखी हो तो क्या इमेज कहीं फोकस और इसके पोल के बीच बनेगी, यस सर। अगर बेटे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो अगर जो फोकस और पोल के बीच हो, तो क्या उसकी रियल इमेज इस तरफ बनाई देगी, यस सर। तो मैं कोई भी केस क्या कर सकता हूँ, इस तरह से बना सकता हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके जो ग्राफ है उसमें बहुत मजा आने वाला है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके 2 ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है यूवी ग्राफ, ओके, और एक होता है 1/v तथा 1/u ग्राफ। एक साथ आप लोगों को लेंस में मैं आपको ये वाला चीज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है, पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की, है ना। पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स में तो अपन ऐसे देख रहे थे, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। अब इसकी लेंथ कितनी है, इनिशियल एलो इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है प्यारे बच्चों, और एल इज द लेंथ ऑफ इमेज। तो इसका जो रेशियो होता है इसे हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझने देखिए बहुत आसान सा तरीका है। ये फोकस आपको दे रखा होगा, ये आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है प्यारे बच्चों उसको 2 भागों में तोड़ो, ए को अलग देखो, बी को अलग देखो। ए के लिए ए की पोजीशन को u1 मानो, f दे रखा है तो u1 f से प्यारे बच्चों v1 निकालो, किससे, f(u1/u1 - f) से। क्लियर है। फिर इसके लिए इसको u2 मानो, u2 मानोगे, f क्या है दे रखा है, तो क्या प्यारे बच्चों से फिर v2 आ जाएगा। मजा आ गया। अब सोचो v1 किसकी पोजीशन है, सर v1 पोजीशन है इसकी इमेज की। तो इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, कहीं भी मान लो तो ठीक है, आगे पीछे हो सकती है। तो ये a' आया तो v1 आ गया। और बेटे v2 क्या है, सर v2 है किसकी पोजीशन, सर इसकी इमेज की पोजीशन यानी कि ये। तो ये मेरे पास क्या आ गया, v2 आ। क्लियर है। तो इसका मतलब सर जो v1 - v2 वो लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी, इमेज, और u2 - v1 है वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप मॉड वैल्यू ले लीजिए, साइन उल्टा आएगा तो इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन है, साइन सीधा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो सेम डायरेक्शन। क्लियर है। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। प्यारे बच्चों ये है कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितने 20 और -20 से नेगेटिव ले लीजिए। प्यारे बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितने 20 सेंटीमीटर जो कि एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। क्लियर है।
आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसकी इस वाली पोजीशन को बेटे u1 मानो। ये कितना है 20, f कितना है 20, तो r कितना हुआ सर, r हुआ 40। तो इसका मतलब सर दिस u1 इज इक्वल्स टू 40। आप सभी जानते हैं u1 अगर 40 है तो बेटे u1 भी तो 40 ही होगा। क्यों? क्योंकि सर c पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, c पर ही बनती है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी इमेज की नहीं बन गई। अब बेटे इसकी बात करो। हाँ सर, ये क्या है बेटे, ये u2 है। इस बार u2 कितना आ जाएगा सर, u2 आ जाएगा मेरे पास -60। बेटे f कितना है सर -20, तो कॉमन की बात है v कितना आ जाएगा -30। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डेटा को याद रखें इसको। जब भी u 60 होगा तो f -20 और v 30 लेंगे। जब u -30 होगा f -10 और v क्या लेंगे -15 लेंगे, क्योंकि ये डेटा हमारे हमेशा काम आने वाला है। बस हो गया काम। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों, सर ये u2 है तो मेरे पास आ गया v2। यानी कि सर यहाँ से 30 पर 20 यहाँ, तो यानी कि ये जो पोजीशन है ये इसकी इमेज की पोजीशन आ जाएगी। तो ये क्या है सर, ये है y डैश, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है x डैश। और ये कितनी डिस्टेंस है सर, ये डिस्टेंस है कितनी 30, ये कितनी है सर, ये है पूरी की पूरी 40, तो ये आ जाएगा 10। तो जो लेंथ ऑफ इमेज है इज दिस बी व्हाट 10 सेंटीमीटर, और क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, इज दिस बी 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया साहब। तो जो यहाँ से मैग्निफिकेशन आएगी इज दिस बी व्हाट सर एल आई इज दिस बी, यानी कि जिसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसमें एक विशेष बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसकी लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ u के मुकाबले बहुत छोटी है। सर मैं समझा नहीं, समझो बेटे। मान लो आपने कहा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, कहाँ सर 60 सेंटीमीटर, कहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर, और इसकी जो लेंथ है इसकी ऑब्जेक्ट की वो है 1 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो जो u2 - u1 जो आप डेल्टा u लिखते थे, क्या बोलते हैं इसको आप dv लिखोगे सर, बिल्कुल लिखेंगे। तो जिसकी इमेज होगी वो और छोटा होगी सी बनेगी, तो उसे क्या dv लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगी प्यारे बच्चों वो आ जाएगी dv बाई du। क्या आ जाएगा भाई, dv बाई du। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। और इस dv बाई du की जो वैल्यू होती है बेटे, दैट इज -v² अपॉन u का स्क्वायर। तो याद रखें, जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है, जब u की वैल्यू l के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, यानी कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा हो, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं बेटे, -v² बाई u² यूज करते हैं। अच्छा, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था क्या वहां -v/u था, एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया, इसकी पावर क्या आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला मेरे पास आया, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, -v² बाई u² माइनस f² अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आया सर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन when the size of the object is very small, size of the image is very small। एक क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों इसके ऊपर। तो बेटा ध्यान दो फटाफट से, ये 1 मिलीमीटर कितना है, 1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 60 सेंटीमीटर पर। तो सोचो क्या ये वही केस बन गया, यस सर, दैट u is much greater than l। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बताओ। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन सर, माइनस dv अपॉन du, that is -v² बाई u²। यूज करेंगे प्यारे बच्चों। अब बताओ फटाफट से, हाँ जी, मुझे क्या गिवन है सर, मुझे गिवन है dv, सॉरी मुझे गिवन है du,
दैट डी यू इज वॉट, सो दिस डी यू इज क्या कहते हैं 1 मिलीमीटर। ओके, अब मुझे निकालना है यहाँ से क्या, यहाँ से मुझे पहले इसका मैग्निफिकेशन निकालूंगा, ये मैं कर ही सकता हूँ कैसे। u कितना ले लेंगे बेटे 60 सेंटीमीटर ले लो -60, f कितना ले लो सर -20 अभी बताया था, g कितना आ जाएगा -30, तो यहाँ से जो mm होगा क्या दैट इज dv/dt इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे माइनस v स्क्वायर कितना आ गया सर -30 अपॉन -60, इसका क्या आ गया बेटे होल स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो dv कितना है सर, दैट dv इज ये पहला एक आंसर तो क्या आ गया, एक आंसर तो आ गया भाई 1/4। अब आपसे लेंथ ऑफ इमेज पूछ सकता है, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा dv, सो दैट dv इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 1/4 इंटू 1/4 इंटू du कर सकता हूँ, यस सर, तो 1/4 इंटू 1 मिलीमीटर कर दूंगा, तो इट कम्स आउट टू बी 0.25 मिलीमीटर आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, अच्छा कमाल की बात है इसमें खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं और हमारा ध्यान कभी इसके ऊपर नहीं जाता। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अच्छा एक और चीज लिख सकता हूँ, दिस ml इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे क्या -v²/u², यानी कि m²। क्लियर है, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और जो है क्या कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटे लेंसेज के लिए अपने को कोई नया जुगाड़ नहीं करना, बस लेंस के लिए क्या करना, थोड़ा सा उलट फेर कर देना है, अपना काम चल जाएगा। तो इसलिए लेंस और सारा जो मिरर होता है वो बिल्कुल एक जैसे ही होता है, जब ग्राफ पढ़ूंगा तो सब बराबर कर दूंगा हिसाब किताब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। वैसे तो उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ पूछा जाता है, तो इसलिए जो पूछा जाए अपन काम की बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो इसके हिसाब से इसमें हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे पहले बच्चों। एक केस जिसमें एक्सिस के क्या चलता है, अलोंग चलता है पार्टिकल, और दूसरा केस क्या है बच्चों हम इसमें स्टडी करेंगे जिसमें पार्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। 2 ही केस हम लोग स्टडी करेंगे। आपको बता दो प्लेन मिरर में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, प्लेन मिरर में ये वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जो परपेंडिकुलर वाली है प्यारे बच्चों इसका अलग फॉर्मूला आता था क्या सर, Vm बराबर 0 प्लस Vi/v, लेकिन ये बेटे प्लेन मिरर था। अब ये कौन सा मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है दैट dv/dt इज इक्वल्स टू -v²/u² du/dt। दिस इज व्हाट, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equals to -v²/u² which is VOM, यानी कि ये क्लियर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ सर, vi minus vm is equals to -v²/u², vi minus vm is equals to -v²/u², vm minus vm। पहले तो उस पर 2 सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा शानदार। यहाँ Vm मिरर की वेलोसिटी है, Vi वेलोसिटी ऑफ इमेज है, V और U इसकी पोजीशन है ना भाई। भाई इसकी पोजीशन क्या है सर, इसकी पोजीशन U है ऑब्जेक्ट की, और इमेज की क्या है V। तो U पता हो, V पता हो, Vm पता हो, तो क्या मैं Vi की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस सर। और दूसरा अगर ये इधर की तरफ मुंह मार रहा हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो प्यारे बच्चों ये शायद आप जानते हैं HI के बदलने का रेट है। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आता है dHi/dt is equals to -v/u dH0/dt। ये प्यारे बच्चों मेरे पास इसका एक दूसरा फॉर्मूला है। ये कौन सी वेलोसिटी है सर, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर पैरेलल टू मिरर, ओके, दैट इज इक्वल्स टू -v/u। V क्या है, U क्या है, इसकी पोजीशन है, और V किसकी पोजीशन है सर, V इमेज की पोजीशन है, तो यहाँ से इनटू ये मेरे पास क्या है, दिस इज V पैरेलल टू द मिरर। और ये कौन सा है सर, फिर सर इसके लिए मैं परपेंडिकुलर टू मिरर यूज कर सकता हूँ, यस वी कैन, हियर वी विल यूज द परपेंडिकुलर टू द। क्लियर है। आइए प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। हाँ प्यारे बच्चों देखो फटाफट से, U कितना दे रखा है सर -30, बेटा F कितना है सर, आपका -10, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, V कितना दे रखा है -15 आ जाएगा। क्लियर है। मुझसे कह रहा है यार VO कितना दे रखा है, दिस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटे इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इसको क्या बोल नेगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। और बेटे जो मिरर है वो कहाँ जा रहा है, सो दैट मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन -1 मीटर पर सेकंड। तो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो पहले वाला क्या था फॉर्मूला, सर वी आई माइनस यू बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। हाँ बेटे माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस। चलो जी वी आई निकालना है, यस सर। हाँ बेटे वी आई क्या लिखो, सर वी आई माइनस, बेटे वी एम जा रहा है इधर, इधर मतलब क्या होगा सर, इधर माइनस -1 माइनस। हाँ बेटे वी स्क्वायर कितना जाएगा सर, 15 का स्क्वायर, और ये सर -30 का स्क्वायर। और बेटे वीओ कितना है, तो वीओ इज हियर, दिस इज +2। ओके चलो जी, हाँ बेटे माइनस -1, तो क्या वी आई +1 इज इक्वल टू, हाँ बेटे -1/4, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 3। सो दैट वी आई इज इक्वल्स टू, यस -1 -3/4, -1 -3/4। तो बेटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा -7/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि किस तरह, इस डायरेक्शन में, यानी कि इमेज कहाँ है सर, इमेज है 15 सेंटीमीटर पर, और किधर घुमा रही है, इस डायरेक्शन में, कितने से 7/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ज्योमेट्रिक और ऑप्टिक्स लेंथी तो है, भारी नहीं, ये बता रहा हूँ। और जब लेंस आएगा ना, सारा का सारा ये सिनेरियो क्या होगा प्यारे बच्चे, रिपीट हो जाएगा। तो आपको लगेगा अरे यार ये सभी था क्या बस इसके अंदर, और क्या। चलो बेटा आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यू कितना, सबसे पहला काम यू -30, राइट, याद हो गया, मेहनत कम से कम। एफ कितना है बेटे सर, एफ -20, फास्टेस्ट कैलकुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मजाक कर रहा हूँ। वी कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करके -60 आ जाएगा। ओके अच्छा, ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या बताया था सर, सर DHI/dt बराबर -V/d DH0/d। ओके, ये DHI मतलब हाइट के बढ़ने का रेट है ना, तो ये क्या होगा सर, ये y होगा। ओके कहाँ सर, y कह रहा हूँ, इज इक्वल्स टू -V/u। चलो सॉल्व करते हैं, नाटक नहीं करते फालतू का। -60, u कितना है सर, -30, और DHO/dt बेटे ऊपर की तरफ से +5 है ना। एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरी क्या जाएंगे नेगेटिव। तो सर ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज +5, कम्मा हो गए। तो क्या दैट वी आई इन y इज व्हाट, दिस इज माइनस, दिस इज 2 into 5, so this is -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि सर जो इमेज है वो क्या कहीं यहाँ 60 सेंटीमीटर पर बन रही होगी, और नीचे की तरफ कितने से जा रही होगी सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कर लेते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करने से परफेक्शन आ जाएगा। आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये 15 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पर जा रहा है। इधर की तरफ जो मिरर है ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द गिवन सिचुएशन। सबसे पहला काम तो ये यूवीएफ वाला काम निपटाओ। यू कितना है सर, यू है -30, कितना -20, वी कितना है -60 आ गया। ठीक है अच्छा, एक काम और कर लिया करो यार साथ साथ ना, पी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर की वैल्यू भी निकालने का काम तो आ ही जाती है, बल्कि वी बाई यू निकालना है ना। तो दो जगह काम आएगा, बताऊंगा कहाँ। तो वी बाई यू कितना जाएगा सर, -60 अपॉन -30, यानी कि सर इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये काम आएगा। वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कितना आएगा सर, ये 4 आ जाएगा। ठीक है लिख लेते हैं। अब बेटे ध्यान दो, इसको दो केस पे ब्रेक करते हैं। ये जो आपने 15 दिया है इसके दो केस बेटे, ये वाला आएगा 9 मीटर पर सेकंड कॉस वाला कंपोनेंट, और ये वाला आएगा 12 मीटर पर सेकंड साइन वाला कंपोनेंट। क्लियर है। तो अब सिचुएशन क्या है, इसको दो भागों में जब ब्रेक करेंगे तो पहला क्वेश्चन बन गया प्यारे बच्चों, जो हमने केस 1 9 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। क्लियर है। अब पहले वाले केस का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। तो क्या इसकी एक इमेज होगी जिससे, तो क्या इस इमेज की वेलोसिटी x बनाएंगे। और दूसरा केस क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा केस बनाएंगे ये वाला, जिसके अंदर ये ऐसे जा रहा होगा। कितने से जा रहा होगा
सर ये जा रहा होगा 12 मीटर पर सेकंड से, तो बेटे इसकी भी इमेज कहीं ना कहीं जाएगी। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखता है फटाफट से टाइम बचाते हुए, हम क्या वी आई माइनस वी एम बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस। क्लियर है? अब वी स्क्वायर यू स्क्वायर आपको पता है, अभी निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। और बेटे यहाँ से मुझे वी एम पता है कितना है, सर वी एम इज -2, वी ओ कितना है बेटे, सर वी ओ है कितना, सर +9, क्या बेटे वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कितना जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू ऑफ वी आई कम्स आउट टू बी -46 मीटर पर सेकेंड। कितना जाएगा? -46 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जब आप यहाँ से सॉल्व करके वी आई निकालेंगे। क्लियर है बेटे? तो ये कहाँ था, ये 30 पे था, तो ये 60 पे इमेज बनेगी, माफी चाहूंगा, कहाँ बनेगी 60 पर तो इमेज बनेगी, और ये इमेज प्यारे बच्चों 46 से इधर जाएगी। क्या क्लियर है? अब यहाँ आ जाओ फटाफट से, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फिर इधर बनेगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे वी आई इन वाई इज इक्वल्स टू क्या माइनस वी बाई यू इंटू वी ओ इन वाई। तो ये मेरे पास वी बाई यू कितना है प्यारे बच्चों, दिस इज -2, वी ओ कितना है सर, ये है 12। यहाँ से मेरे पास जो वी आई होगा दिस विल गो सर -24, किधर की तरफ सर, ये वाले डाउनवर्ड्स होते हैं, है ना, क्योंकि किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव वाई में होगा ना, तो सर इसका मतलब ये इधर की तरफ कितने से मुंह मारेगा सर, ये 24 से इधर जाएगा, बस हो गया काम, 46 से इधर, 46 से इधर, 24 से इधर। सो द फाइनली जो इमेज होगी प्यारे बच्चों, वो इमेज इधर की तरफ तो कितने से सर 46 से, इधर की तरफ कितने से क्या बेटे 24 से। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज सर -46 आई कैप -24 जी कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो द आंसर इज अंडर द रूट ऑफ 46 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ मिरर, ये बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है ना, ध्यान से समझे। सोचो ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता तो क्या बेटे इमेज सी पर बनती? यस सर, ये रे सारी की सारी इसी पॉइंट पर आकर के इकट्ठी हो जाती। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मिरर का ये वाला पार्ट कट कर दिया, और कट करके क्या कर दिया, कट करके रिमूव कर दिया, है ना, शिफ्ट नहीं किया, कट किया और रिमूव किया। तो जरा सोचो बेटे क्या ये कुछ ऐसा आ गया होगा, ये वाला पार्ट गायब कर दिया। जब ये वाला पार्ट गायब किया तो भाई जो सी था वो तो यहीं पर है, तो इसका मतलब अब भी रे तो उतनी ही थी, नहीं सर अब रे कम होगी। क्यों? क्या बेटे ये वाली रे क्या सीधे करेंगी, इसका मतलब वापिस यही लौटी, तो इसका मतलब इमेज की इंटेंसिटी यानी कि चमक थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो नंबर ऑफ इमेज है वो एक थी और एक ही बनेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में याद रखें, कभी कभी ऐसे बोल देता है यार इसको हमने ब्लैक पेंट कर दिया, तो एक्चुअल में ब्लैक पेंट क्या करता है, ब्लैक पेंट होने से भाई ये सब तो समझ में आता है, ये गई है, तो यहाँ वाली जो रेस थी जो पहले टकरा के वापस आ रही थी, ये एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हो गई तो वापस नहीं आई, और जब वापस नहीं आई तो उसका मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या हो गई, कम हो गई, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, यानी कि इसकी ब्राइटनेस घट गई, और ब्राइटनेस घटने से अब थोड़ा सा कम चमकीला बनेगा, लेकिन इमेज तो क्या बनेगी, एक ही बनेगी। अब तेरा बच्चों इसमें दूसरा जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको कट करेंगे और शिफ्ट करते हैं, है ना, देखिए क्या हो रहा है। हाँ प्यारे बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ले चल के वापस चल गया, तो सिंपल सिचुएशन है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सी पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। देखो अब कट एंड शिफ्ट बाय 1 मीटर ईच, इस बार क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया है, कट करके कितना 1 मिलीमीटर, सॉरी इसके डायरेक्शन शिफ्ट कर दिया। तो इसको शिफ्ट करने से क्या होगा, ऐसा समझो बेटे, अगर ये गोला है ना, तो अब ये गोले का ये सेंटर था, अब सोचो अगर इसको शिफ्ट कर दिया तो दो अलग अलग गोले बनते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो इसके सेंटर अब अलग अलग, वाओ सेंटर अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब इसकी दो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये 1 और ये बस खत्म। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पहुंच गई और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पहुंच गई। यस सर,
अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो बेटे यहीं रखा था क्या सी पर रखते हैं तो क्या सी पर बनता है? यस सर। तो बेटे ये कितना है सर? ये 1 मिलीमीटर है। तो क्या इतना ही और उल्टा क्या यहाँ बनेगा? हाँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू I1। भाई ध्यान से सुनो ना यार, क्या आपको याद है ना? भाई अगर मान लो ये कोई मिरर है, आधा या पूरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ ये 1 मिलीमीटर तो नीचे भी तो 1 मिलीमीटर का बनेगा। तो सोचो ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन से वाली? ये वाली। तो ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर होगा। अब इधर आओ, इस सिचुएशन में क्या है प्यारे बच्चों? सर इस सिचुएशन में ये कितना है? सर ऑब्जेक्ट इस बार फिर नहीं है, तो क्या इसकी इमेज फिर नहीं बन गई? कितने पर? 1 मिलीमीटर पर। तो सर इसका मतलब ये I1 आ गया और ये क्या आ गया? I2। तो I1 और I2 के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आ जाएगा? सर इट कम्स आउट टू 4 mm। क्लियर है? तो पहला कट नॉट शिफ्ट, फिर दूसरा कट एंड शिफ्ट। तो कट और शिफ्ट में प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। तो अब नई इमेजेस इस तरह से आएंगे। थोड़ा भारी लग रहा हो, ठंडे दिमाग से सोचना, कंसेप्ट बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? आइए इसका आखिरी टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? जिसे बोलते हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, है ना? थोड़ा डर लगता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा प्यारे बच्चों। पेशेंस रखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग और 1-2 लेक्चर लेंगे। और मैं आपसे बता दूं चैप्टर बहुत वास्ट है, फिर भी कोशिश करेंगे ताकि चीजों को हम आपस में कनेक्ट कर पाए। और जो लेंस है वो तो सीधे सीधे कैसे हैं? वो सीधे सीधे मिरर जैसे हैं। मिरर को अच्छे से कमांड कर लोगे तो लेंस आपका बढ़िया हो ही जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। अगले क्वेश्चन देखें, मिरर M1 या मिरर M2। M1 वो मिरर होता है एक्चुअली, क्वेश्चन हमेशा गिवन होता है जिससे आप पहला रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। बेटा इसकी फोकल लेंथ 20, इसकी कितनी 10? वाह सर मजा आ गया। तो देखती पता लग जाता है क्या +10 होगा? यस सर। ये कितना होगा? क्या -20 होगा? ओके, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ओके, फॉर्म्ड बाय द 2 रिफ्लेक्शन। ध्यान देना कितने रिफ्लेक्शन? 2। और पहला कहां से कंसीडर किया जा रहा है? पहला कंसीडर कर रहे हैं M1 से। तो बेटा सबसे पहला काम ये M1 इससे इसके ऊपर, इसमें साइन डायमेंशन बदलता रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले सारी कंसंट्रेशन M1 के ऊपर इसको भूल जाओ। तो ये रहा है, यस सर। तो देखिए ये क्या हुआ प्लस, तो ये क्या हुआ माइनस। तो मिरर 1 के लिए हाँ जी, ये किसका काम करेगा? U का। U कितना है? -30। F कितना कह रहे बच्चों? सर -20। हाँ सॉल्व करेंगे क्या? हाँ सर, FU माइनस, इसको वैसे भी याद हो गया, कितना आ जाएगा? सर इट कम्स आउट टू बी -60। यानी कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कुछ यहाँ से 60 पर इधर बनेगी। तो 15 ये, तो 15 सेंटीमीटर पर अगर ये मिरर ना होता तो ये रे क्या ऐसे जाती और क्या यहाँ मिलती होती? क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहानी है बेटे, ध्यान देना। हाँ अब सोचो, अब इस मिरर के लिए देखो 60 कहां से लेना है? यहाँ से। -60 लेना है यहाँ से। ये 30, 15, तो ये क्या बन गई? सर ये बन गई इस ऑब्जेक्ट की इमेज। क्लियर है? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ने बताया था इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। क्लियर है? तो सर इसका मतलब O के लिए I1 क्या है? I1 है प्यारे बच्चों इमेज। अब सोचो सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ तो कहानी फिर बदल गई। अब इसको ऐसे समझो, इधर अब ये इंसिडेंट है तो ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ? माइनस हुआ। तो सेकंड मिरर के लिए आप कहते हैं तो अलग से डायग्राम बना देता हूँ। हाँ बेटे, सेकंड मिरर के लिए ये रे ऐसे आई, कहाँ पर? सर 15 सेंटीमीटर पर। इंसिडेंट रे सर ये प्लस हुआ तो ये क्या हुआ? माइनस। तो यू कितना हुआ? सर यू हुआ +15। इस बार एफ कितना हुआ? सर एफ हुआ मेरे पास +10। तो बेटे बी कितना जाएगा? ये भी तो निकाल लेते हैं बेटे, FU अपॉन U माइनस F। ओके, हाँ बेटे 15 इंटू 10 और U कितना जा रहा है बच्चों? 15 माइनस 10 यानी 150 अपॉन कितना है बेटे? 5 3 जा यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या पॉजिटिव आ रहा है ना? तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर के मायने क्या है? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर के मायने है कि जो इसकी इमेज है वो कहीं इधर ही बन रही होगी। फाइनल इमेज। तो पहला ये ऑब्जेक्ट, फिर इसकी ये इमेज, फिर ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, और फिर ये इसकी फाइनल इमेज। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ो, 2 बार साइन कन्वेंशन लगाओ। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी।
हाँ बेटे, घबराने की जरूरत नहीं। ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, और पहला रिफ्लेक्शन भी किससे कंसीडर कर रहा है, M1 से। दो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहला काम सर ये होगा +10 क्योंकि कॉन्वेक्स है, और बेटे ये क्या होगा सर, ये होगा -20। बेटा आगे बढ़ते रहो, बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ मेहनत करते रहो। चलो अब चलो, सबसे पहला काम सर यहाँ से इसको ऐसे करके है ना, इसको M1 को लेकर चलना। तो बेटे ये वाली डायरेक्शन क्या पॉजिटिव हुई, ये वाली क्या हुई निगेटिव। जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो U कितना है 10, ये -10। तो M1 की बात करें तो U1 है मेरे पास -10। क्लियर है प्यारे बच्चों। जो F है सर, दिस F इज इक्वल्स टू +10। अब मुझे निकालना है सबसे पहला काम कि टकराने के बाद ये कहाँ इमेज बनाएंगे। तो क्या V इज इक्वल्स टू FU अपॉन U माइनस F लिख सकता हूँ। यस सर, ये आगे तो कितना क्या -100, यहाँ से U कितना है सर -10, और ये कितना आ गया -10, तो क्या -100 अपॉन -20 से क्या ये आ गया +5 सेंटीमीटर। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ से ये जो रे टकरा करके जो गई उसने यहाँ पर इमेज बनी, और ये इमेज कितने सेंटीमीटर पर बनी, ये इमेज बनी +5 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब सोचो ये रे इंसिडेंट हो गई किसके लिए सर, इसके लिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। फिर बोल रहा हूँ बेटा M1 के लिए वो क्या है ऑब्जेक्ट, और I1 क्या है, I1 है इसकी इमेज। अब सुनो भाई क्या हो रहा है। अब ये रे यहाँ से टकरा करके इस पे गई, तो अब इस वाले मिरर की कहानी सुनो। इस वाले मिरर को रे कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से, इसको तो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी M2 की, तो M2 के लिए I1 विल वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट। अब रे इधर जा रही, तो क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन निगेटिव है। ठंडे दिमाग से 0.5x का ऑप्शन है तो उस पर करके देख लेना, लेकिन गलती मत करना। दोबारा सुनो, इसकी इमेज बनी, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इसने काम किया फिर किसके लिए सर, इसने काम किया ऑब्जेक्ट का इसके लिए, फिर इसकी कोई इमेज बनी होगी। अब बताओ ये 45 है, ये 10 है, ये कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया सर, दैट U इज इक्वल्स टू -60। यस, क्योंकि रे इधर है तो ये -60 हुआ। मजा आ गया सर, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। -20 तो V कितना आएगा -30। तो क्या इसका मतलब ये वाली इमेज यहाँ काटेगी तो ये वाली जो इमेज आ जाएगी वो कहाँ पर आ जाएगी 30 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। क्लियर है। तो ये होगी फाइनल इमेज। तो पहली बार ये ऑब्जेक्ट, फिर इसकी ये इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, और फिर इसकी ये इमेज। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही बेसिक सवाल है, लेक्चर को पूरा देख रहे हैं क्या, हिम्मत है थोड़ी सी और। भाई देखो ऑप्टिक्स में तो मेहनत आपको करनी पड़ी, कर भी रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करो। देखो बेटे क्वेश्चन बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से 20 सेंटीमीटर पर और इससे 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉन्वेक्स मिरर की क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। जबकि कह रहा है जो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर कोइंसाइड, जबकि दोनों की इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कुछ नहीं है, ध्यान दो। सबसे पहले बेटे प्लेन मिरर की बड़ी खास बात होती है क्या सर, प्लेन मिरर की खास बात होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये केवल इसकी इमेज बनाता होता तो ये 20 होता, तो क्या इसकी इमेज प्यारे बच्चों यहाँ से 20 पर बनती। बस खत्म सवाल। ये 20 है तो ये भी कितना हुआ 20 हुआ। तो सर इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है। अच्छा फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन कह रहा है यार जो इमेज है कॉन्साइड करती है प्लेन मिरर की और इसकी कॉन्वेक्स मिरर की। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर बनाता तो भी इमेज यहीं पे बनाता है। लो जी हो गया काम। क्या बेटे आपको भी मिल गया, यस सर। कितना आ गया बेटे सर, ये आ गया 10। अब एफ तो निकालना है। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो सिंपल। किसके लिए, मिरर के लिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर, मिरर के लिए 30 सेंटीमीटर। ये बन गई सर इमेज कितने पर, क्या बेटे 10 पर। तो u इज इक्वल टू कितना सर, u इज इक्वल टू -30। हाँ बेटे v इज इक्वल टू कितना +10। मुझे निकालनी है फोकल लेंथ। f क्या होता है uv अपॉन क्या u प्लस v, यानी कि सर ये आ गया -30 इंटू 10 अपॉन -30 प्लस 10, यानी कि -300 अपॉन, हाँ बेटे कितना आएगा, क्या -20 आ जाएगा। ओके, यहाँ से ये छम हो गए तो यह आ गया सर +15 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। बात ये नहीं है कि हमने क्या सीखा, हमें क्या आया, या हमें हमसे पेपर में क्या होगा,
इन सब बातों से प्यारे बच्चों ऊपर उठिए। पहली चीज आपको मजा आना चाहिए, दूसरी चीज आपको पहले से बेहतर लगना चाहिए, और तीसरी चीज आज आपको लगना चाहिए यार ये फॉर्मूले वाकई में कितने आसान थे जिनसे हम लोग बचते थे। प्यारे बच्चों, मेहनत के दम पे आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा यही मेरा आप लोगों से कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, आइए मेहनत करते रहिए, और थोड़ा सा व्यस्तता है वो सब चलती रहेगी, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल करके पूरी कोशिश करता हूं मैं कि आप लोगों के लिए जो मेरा बेस्ट एफर्ट हो वो बेस्ट एफर्ट मैं आपको दूं। और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं प्यारे बच्चों कि इधर उधर मुंह ना मारे, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करें, जो कहा गया है उसको बहुत अच्छे से करें, बेहतर तरीके से करें, तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। अगले टर्न पे हम लोग प्यारे बच्चों शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे? रिफ्रैक्शन। बहुत मजा आएगा, स्नेल्स लॉ को पढ़ने का बिल्कुल नया तरीका होगा, नई चीजें हम लोग सीखेंगे, और देखना कितना आसानी से जो चीजें हमें बहुत टफ लगती थी वो कैसे एकदम से कितनी आसान हो जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमित वर्मा एवी सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।